हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनोरी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, क्लास 12th का अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस हमारी नहीं अटेंड किए तो सबसे पहले आप हमारा फर्स्ट चैप्टर कर सकते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आज सेकंड चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि अब हमें क्या करना है, रेशियो चेंज करनी है जो हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर्स है उन्हीं पार्टनर्स के बीच में। और इस चैप्टर के अंदर देखो हम पढ़ेंगे क्या, भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो जो इस चैप्टर के अंदर अभी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर, एक तो देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म क्या होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। एंड गुडविल वैल्यूएशन इस चैप्टर के अंदर आएगा। भी सैक्रिफाइस रेशियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। गेनिंग रेशियो या जितनी भी एसेंशियल कंसेप्ट है जो अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से आपको पार्टनरशिप रन करनी है, किस तरीके से आपको जो पार्टनरशिप वो चलानी है, यानी किस कौन कौन से केस हमारे हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, वो सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसकी इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है हमारे सेकंड चैप्टर में जो थ्योरेटिकल है बेसिक्स है वो आज हम करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे भी। तो पहले जो हमारी कंसेप्ट है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। गुडविल से पहले हम क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है अभी, तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना, किसी भी चीज का रिकंस्ट्रक्शन कह लिए या दोबारा से पुनर्निर्माण हम उसको कह सकते हैं भी। यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अल्टर्ड, यानी कि जब आपका जो ऑलरेडी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, यानी कि हमने जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी वो क्या हो जाए अल्टर, यानी कि चेंज, इसको क्या बोले जाए चेंज्ड। जो आपकी चेंज अगर हो जाए रिजल्टिंग इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट अमंग द सेम पार्टनर्स विदाउट डिसॉल्विंग द फर्म। जब क्या है कि आपके जो पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड थी वो पार्टनरशिप डीड आपकी चेंज हो जाए, वो बदल जाए, और उस किससे क्या उसके जो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उसका जो एग्रीमेंट हमने किया था वो भी हमारा चेंज हो जाए और एक नया एग्रीमेंट उसकी जगह पे अगर बन जाता है तो बिना फर्म को डिसॉल्व करे, डिसॉल्व का मतलब होता है फर्म को बंद करना, क्लोज करना या फिर फर्म को वाइंड अप करना भी। ठीक है, जब फर्म बंद हो जाती है तो उसको डिसॉल्विंग बोला जाता है, डिसोल्यूशन। ठीक है, तो डिसॉल्विंग द फर्म, बिना फर्म को बंद करे। यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास पार्टनर थे ए और बी। ए बी पार्टनर जो है स्टार्टिंग में एग्रीमेंट करते हैं कि वो प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उनका जो एग्रीमेंट था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेकर वो 3:2 था। अब बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक साल के बाद जब भी उनको टाइम दिया हुआ क्वेश्चन में, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया अब जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वही चीज है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जब आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था ये वाला, ये चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाए, एक नए एग्रीमेंट में चेंज हो, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट हो जाए, एक नए एग्रीमेंट में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। या ये कह सकते हैं जब भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन फर्म यहाँ पे कंटिन्यू काम करे, फर्म में कोई चेंज नहीं है, फर्म पहले भी उसी तरीके से काम कर रही थी अब भी उसी तरीके से काम करे, बस हुआ क्या है पार्टनर्स के जो शेयर थे, जो पार्टनर्स का जो हिस्सेदारी थी वो आपकी चेंज हो जाती है। द फर्म कंटिन्यूस, फर्म अभी क्या है कंटिन्यू चलेगी बट अंडर द रिवाइज एग्रीमेंट, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो जो भी बिजनेस होगा उसका, वो बिजनेस तो 3:2 की रेशियो में वैसे ही चल रहा था, बिजनेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बस उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो बदल गई। ठीक है, पहले वो क्या था, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ए 60% में पार्टनर था और बी 40% में पार्टनर था। 3:2 की रेशियो की अगर मैं बात करूं, अब क्या हो गए, दोनों 50-50 के पार्टनर हो गए, यहाँ भी 50% हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 50% हो जाता है। तो दोनों ने क्या किया, यहाँ पे रेशियो चेंज कर लिया, और इसी चेंज जब भी उनका जो शेयर्स है प्रॉफिट का वो चेंज होता है तो उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब ये कब होगा भी रिकॉन्स्टिट्यूशन, किन किन केसों में आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये कहिए किन किन केसेस में आपका जो शेयर्स है पार्टनर्स का वो चेंज हो सकता है, शेयर का एग्रीमेंट। तो यहाँ पे व्हाई इट हैपन, कब होता है भी, फर्स्ट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हमने बात करी भी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चेंज हो जाए, तो जैसे ही आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो उस केस में, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं, हमारे पास पार्टनर्स थे ए और बी।
जहां पे इनकी रेशियो कुछ भी मान के चलते हैं हम, 5:3 की रेशियो थी पहले, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ऑन द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 क्या कर दिया, रेशियो विल बी बिटवीन ए एंड बी इक्वली, यानी कि उन्होंने अब क्या कर लिया, इक्वली रेशियो बना लिया, रेशियो उन्होंने 1:1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था, 5:3 की रेशियो थी, 5:3 की रेशियो थी, अब क्या है, इक्वल रेशियो। तो यहाँ पे देखो दोनों के शेयर चेंज हुए हो गए भी। अगर मैं इसको परसेंटेज में भी निकालता हूं तो यहाँ पे इसका जो शेयर था 5/8 है, इसका शेयर 3/8 है, ठीक है। फ्रैक्शन में यहाँ पे 1/2 1/2, यहाँ पे तो 50-50 की रेशियो होगी, वहां पे क्या है 5:3 की रेशियो है, तो वहां पे 62.5% हो जाएगा और यहाँ पे 37.5 रेशियो हो जाएगी। तो मतलब इस तरीके से क्या है, इनका जो रेशियो है, जो शेयर था वो बदल गया, पहले अलग शेयर था, ये अलग शेयर था। फ्रैक्शन के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का शेयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, व्हेन द चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशियो। उसके बाद और किस केस में हो सकता है ये चीज, एडमिशन के केस में भी हो सकते हैं। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अब देखो एडमिशन के केस में भी तो क्या होगा, जो आपकी रेशियो वो चेंज हो जाएगी। मान के चलिए आप ए बी का ही एग्जांपल ले लीजिए, ए बी हमारे पास पार्टनर से मान के चलिए इक्वल, ठीक है। यहाँ पे एक नया पार्टनर एडमिट होता है अभी सी। अब जब सी एडमिट होगा, वो भी मान लो, अब जो नई रेशियो इनकी थी, अब भी ये तीनों क्या है, इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। मतलब पहले भी शेयर बराबर था, 2 थे, अब 3 है, तो तीनों का शेयर भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर आप इसको देखोगे, पहले क्या था, 1:1 की रेशियो 1/2, और अब ये 1/2, यहाँ पे क्या होगा 1/3 1/3 1/3, क्योंकि टोटल शेयर तो चेंज नहीं होगा ना, टोटल शेयर तो आपका वही है 1, या फिर एक 100% है। अगर 100% था तो पहले ए बी किसमें रेशियो में बांटते, शेयर क्या था 50-50% में थे, और अगर मैं 100 को 3 पार्ट में बांट दूं, अब उनका शेयर क्या होगा 33.33% ईच, तीनों को क्या क्या मिल गया 33%। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों ने अपना शेयर चेंज कर दिया, जो 50% में पहले था अब वो 33 में रह गया, और जिसके पास पहले शेयर था ही नहीं, यानी कि सी तो नया एडमिट हुआ, उसके पहले पास तो पहले कोई था ही नहीं फर्म में कुछ भी शेयर, उसको भी क्या मिल गया 33%। तो किसी ने शेयर कम हो गया, किसी का शेयर ज्यादा हो गया, इसको हम सैक्रिफाइस या गेन कहते हैं। जिसका शेयर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं गेन करना, और जो अपना शेयर छोड़ देता है, जैसे 50 से अब इसके पास 33.33 रह गया, तो इसने क्या, इसका कम कितना होगा, 16.66 जो शेयर है वो इसका डिक्रीज होगा, तो उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस, कितना शेयर इसने सैक्रिफाइस कर दिया। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है अभी या फिर डेथ हो जाती है, उस केस में अब केस क्या हो गया, हमारे पास उल्टा हो गया अभी। जैसे हम क्या करते थे, अब हमारे पास पहले ऑलरेडी ही 3 पार्टनर है, मान के चलिए हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं जिनका नाम हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्स, एक है वाई, एक है जेड, यहाँ पे 1 1 इक्वली रेशियो में पार्टनर थे तीनों। अब यहाँ पे बोल दिया कि जो वाई है वो रिटायर हो जाता है, वाई क्या ले लेता है, रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है। अब जब वाई रिटायर होगा तो उसका शेयर वो बिजनेस थोड़ी ना उठा के लेके जाएगा, बिजनेस तो वही है ना, बिजनेस का जो कंटिन्यू शेयर था, टोटल शेयर था, वो तो उतना ही रहेगा। अब सिर्फ वाई चला गया, तो वाई का जो शेयर था वो किसके पास आएगा, वो या तो जेड के पास जाएगा, भाई जेड के यहाँ प्लस होगा, या फिर वो एक्स को मिलेगा, या फिर हो सकता है वो दोनों को मिलेगा, ठीक है, किसी पार्टिकुलर रेशियो में। तो मतलब उनका शेयर तो बदल जाएगा ना। मान के चलिए यहाँ पे मैं बात करूं, एक्स और जेड भी क्या है, इक्वल रेशियो में ही बांटते हैं इन फ्यूचर भी, इनकी फ्यूचर रेशियो दे रखी है, पहले भी इक्वली थे, तो अब इनका शेयर अगर इक्वली था तो कितना हिस्सा था एक का 33.33, और अब दोनों का कितना हो गया, अगर 2 पार्टनर है तो 50% हो गए ईच। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो x था, x का शेयर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, अभी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितने से 16.6% से। z का भी इंक्रीज होगा, जबकि जो y था उसका तो डिक्रीज हो गया ना, y का तो 0 रह गया, तो उसने तो यहाँ पे क्या किया, छोड़ के गया अपना ऐसा, उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस। और जिनको नया शेयर जिनका ऐड हो जाता है उसको बोलेंगे गेन अभी,
ठीक है। तो ये रिटायरमेंट के केस में भी ऐसा होता है कि आपके जो शेयर हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि जो कोई पार्टनर जाएगा चाहे उसका कुछ भी शेयर है, जब वो जाएगा तो उसका शेयर किसी ना किसी को तो मिलेगा, और जिसको मिलेगा तो उसका जो शेयर है टोटल वो चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगी। ठीक है। डेथ के केस में भी सेम होता है। देखो रिटायरमेंट में और डेथ में तो कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, बस फर्क इतना सा है कि रिटायरमेंट में बंदा बिजनेस छोड़ के जाता है और जो डेथ है उसमें बंदा दुनिया छोड़ के जाता है। बिजनेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़े ना। अब जो हमारे बिजनेस से निकल गया उसके बाद चाहे उसकी डेथ हो फिर भी हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत सा ही फर्क आता है, कई बार एक दो कंसेप्ट है अलग, नहीं तो सेम तरीके से आपको शेयर निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पे डेथ का एग्जांपल ले लूं तो भी वही बात है कि XYZ पार्टनर थे, इक्वल रेशियो थी, यहाँ पे Y की डेथ हो जाती है, क्योंकि डेथ का केस भी तो सेम ही होता है। बिजनेस के लिए तो वही बात है ना, बिजनेस से तो गए हैं दोनों, रिटायरमेंट में भी गया और डेथ में भी गया। ठीक है, Y यहाँ पे की डेथ हो जाती है, उसका शेयर किसको मिलेगा, X और Z को मिलेगा, तो उन दोनों का शेयर तो बदलेगा। अगर अकेला Z भी लेता है फिर भी शेयर बदलेगा, अकेला X लेगा तो भी चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे क्या इन दोनों तीनों के जो शेयर है वो चेंज हो रहे हैं भी। और किस केस में आपका चेंज हो सकता है भी, हमारा चेंज हो सकता है जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन बदल जाए। चेंज इन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मान के चलिए हम जो भी हमारे पार्टनर थे XYZ ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो यही चलेंगे आपके ABC XYZ, राम मोहन सोहन, जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे देखिए भी किसी इसने इंट्रोड्यूस किया 10 लाख, इसने 15 लाख और इसने 20 लाख। ये क्या था, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इतने इतने रुपए के साथ इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब बाद में क्या हुआ कि ये अपनी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है या फिर ये और इंट्रोड्यूस कर देता है 10 लाख। तो इसकी तो कैपिटल कितनी हो जाएगी टोटल, अगर मैं इसमें 10 और प्लस कर दूं तो इसकी कैपिटल क्या होगी, 25 लाख होगी। जब इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो हो सकता है प्रॉफिट में भी ज्यादा शेयर मांगे भी, तो ये भी क्या है आपका, इसको भी क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, की आपकी जो है रेशियो जो है वो चेंज हो रही है। जो एग्रीमेंट था आपका, एग्रीमेंट क्या था कि 10 लाख 15 लाख और 20 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, बट अब वो एग्रीमेंट चेंज हो गया, क्या होगा कि 10 लाख 25 लाख और 20 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। जो एग्रीमेंट में लिखी हुई चीजें वो चेंज हो रही है, और जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर पॉइंट। और एक केस क्या हो सकता है, अमालगमेशन या ऑफ टू फर्म्स। अमालगमेशन या फिर मर्ज की बात करें तो एक ही चीज होती है। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है भी हमारे पास कि दो फर्म्स जो वो एक साथ इकट्ठी होके आ जाए। क्या हो जाए, दो फर्में एक साथ इकट्ठी होके आ जाए। मान लो एक हमारे पास है राम एंड श्याम, कोई भी स्टोर का नाम हो सकता है, जनरल स्टोर या कुछ भी है। एक तो ये बिजनेस था भी, और एक था हमारे पास X एंड Y। अब दो हमारे पास बिजनेस अलग अलग फर्म्स हैं, दोनों के फर्म्स के नाम हमने लिखा। अब यहाँ पे इन दोनों फर्म ने क्या कर, सेम बिजनेस कर रहे हैं, दो हैं, दोनों का कॉम्पिटिशन है भी। ठीक है, कॉम्पिटिशन के चक्कर में इसको भी प्राइस कम करने पड़ते हैं, इसको भी करने पड़ते हैं, और हो सकता है दोनों को प्राइस करने, दोनों के प्रॉफिट कम हो रहे हैं। अब इन्होंने क्या सोचा, या ये कह सकते हैं भी दोनों की डिमांड थोड़ी थोड़ी है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो, इतनी सेल है नहीं, तो इन्होंने क्या किया, कुछ भी रीजन हो सकता है, भी दोनों फर्म को एक साथ ही मिला दिया। जो राम एंड श्याम की फर्म है वो भी, और X एंड Y की फर्म है वो भी, इन दोनों फर्म्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक साथ ले आएगी। ठीक है, यानी कि दो बिजनेस एक साथ आ जाते हैं। जब दो बिजनेस एक साथ आएंगे तो इनका जो पहले वाला शेयर था और इनका जो शेयर था क्या वो चेंज नहीं होगा। जो भी इन्होंने पहले अपना जो शेयर रखा होगा, मान लो वो 50-50 में भी थे, अब ये भी 50-50 में थे। अब जब ये 1/2 और 1/2 का शेयर था, जब ये फर्म में एक साथ आ जाते हैं चारों, तो अब तो पार्टनर 4 हो गए ना, और 4 पार्टनर अगर इक्वली भी बांटते तो उनके शेयर चेंज हो गए, क्या हो गए, 1/4 टू ईच, हर एक को 1/4 ही मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था, 1/2, यानी कि शेयर तो चेंज हो गए कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाते हैं, आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म की बात करूं तो देखिए भी क्या केस अभी हमने पढ़े हैं, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस, कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके ऊपर हमने डिस्कस की थी। ठीक है, रेशियो जब आपकी चेंज हो जाए, वैसे आगे जाके ये पूरे पूरे चैप्टर हैं भी, एक चैप्टर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ेंगे, एक एडमिशन का भी पूरा चैप्टर है, रिटायरमेंट का पूरा चैप्टर है, डेथ भी एक अलग पॉइंट कंसेप्ट में आएगी। अमालगमेशन जो है वो आपकी हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, अभी आप उसको नहीं देखोगे, ये चीजें +2 लेवल पे आपके नहीं दे रखे। बस आपको मीनिंग समझना है इनका। एग्जिस्टिंग पार्टनर
एग्री टू रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्यूचर प्रॉफिट इन द न्यू प्रोपोर्शन, यानी कि क्या जो आपके पास ऑलरेडी पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट फर्म के प्रॉफिट्स को करने के लिए रेडी हैं, एग्री कर देते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे 3 लोग भी रेशियो, अब वो क्या कर रहे हैं, एग्री हो जाते हैं कि फ्यूचर में जो उनके प्रॉफिट होंगे नई प्रोपोर्शन के साथ, नई रेशियो के साथ बांटे जाएंगे। जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन पे सहमत हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्लियर पॉइंट। उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो ए न्यू पार्टनर ज्वाइन, जब एक नया पार्टनर आता है एक्वायरिंग करता है शेयर ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जब भी मान के चलिए 3-2 में पार्टनर्स थे, अब एक नया पार्टनर कोई भी इंट्रोड्यूस होगा, मान के चलिए वो सिर्फ 1/4 के लिए आया, फिर जो 1/4 लेगा ना, ये लेगा किससे भी, लेना तो उसने इन्हीं से है ना। अगर ये ए बी पार्टनर है ना और ये सी है, तो ए और बी क्या करेंगे, सी जो 1/4 शेयर के लिए आया, अब फर्म बड़ी नहीं हो जाएगी उसके आते, मतलब अगर 100% शेयर था और वो 1/4 यानी 25% के लिए, तो फर्म का टोटल शेयर 125% नहीं हो जाएगा, फर्म का शेयर 100% ही रहेगा। तो उस 100% में 25% तो ये भी लेगा ना, तो अब ये 25% लेगा तो उनके पास कितना बचा, 75% बचा, और ये 75% तो उनका शेयर डिक्रीज हो गया, इसका शेयर इंक्रीज हो गया। तो ये क्या होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर जब भी होगा, जब कोई नया पार्टनर आता है फर्म में, नई एंटरिंग करता है या कोई एक्वायरिंग करता है, अपना हिस्सा जो है पुराने पार्टनर से लेता है। रिटायरमेंट की बात करें तो अभी हमने डिस्कस कर भी लिया था, एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे क्या है कि कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, एक पार्टनर एग्जिट, एक पार्टनर चला जाए एंड रिमेनिंग पार्टनर्स रिवाइज देयर शेयरिंग रेशियो। अब क्या है कि मान के चलिए कोई चला गया, ए बी पार्टनर थे, एबीसी 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, सी चला गया तो उसका हिस्सा अगर मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, ए बी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी, ठीक है, पहले इसका शेयर था 3/6, 2/6, 1/6, अब कितना रह जाएगा 3/5, 2/5, तो शेयर चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, तो जैसे ही शेयर चेंज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये रिटायरमेंट के केस में। डेथ, द डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जिसकी डेथ हो जाती है उसका हिस्सा भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अमंग द सर्वाइविंग द पार्टनर, जो आपके जिसकी डेथ हुई है जिस भी पार्टनर की, तो उसका हिस्सा जो उसका शेयर जो था वो जो सर्वाइव करें, जो पार्टनर बचे हुए हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम ही केस अगर प्रैक्टिकली देखा जाए न्यूमेरिकल बेस पे तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमालगमेशन और मर्ज, यानी कि अमालगमेशन क्या होता है, दो फर्म्स को मिला देना या फिर मर्ज कर देना, टू और द मोर फर्म्स, दो या दो से ज्यादा फर्म कंबाइन इनटू वन, दो या दो से ज्यादा फर्म क्या है एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठी आ जाती हैं, एंड फॉर्मिंग ए न्यू एग्रीमेंट, और एक नया एग्रीमेंट वो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया भी था कि एक XY फर्म थी, एक AB की फर्म थी, ये दोनों क्या है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है, अभी यहाँ पे ये 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जब वो चारों एक साथ इकट्ठे आएंगे तो कोई ना कोई रिवाइज रेशियो उनकी बनेगी, नया एग्रीमेंट बनेगा, तो वो भी क्या कहलाएगा आपका, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर पॉइंट भी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने केस हो सकते हैं, 5। कौन कौन से, रेशियो चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड अमालगमेशन या फिर फर्म को मर्ज करना। क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी क्या कहती है अभी, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, देखो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे जब भी रेशियो चेंज होती है तो किसी का शेयर डिक्रीज भी हो जाता है, किसी का शेयर इंक्रीज भी हो जाता है, क्योंकि टोटल 100% उसी में से कम ज्यादा हो रहे हैं। तो जो सैक्रिफाइस यानी कि जिसका शेयर डिक्रीज हो वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मींस छोड़ना, त्याग करना, तो अपने शेयर को छोड़ रहा है, ठीक है। और गेन का मीनिंग क्या होता है कि जब वो एक्स्ट्रा उसको अचीव कर रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो सैक्रिफाइस रेशियो की, सैक्रिफाइस रेशियो कहती है द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स गिव अप, वो रेशियो जिसके बीच में ओल्ड पार्टनर्स गिव अप करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द अनदर पार्टनर, एग्जांपल न्यू और एग्जिस्टिंग। मतलब जब कोई पुराना पार्टनर अपने हिस्से को छोड़ देता है किसी दूसरे पार्टनर के लिए, या तो वो आने वाला नया पार्टनर हो सकता है या फिर ऑलरेडी ही कोई पार्टनर था एग्जिस्टिंग, वही उसी के लिए अपना हिस्सा छोड़ के कम कर लेता है, दूसरे को दे देता है, तो उस रेशियो को क्या बोलेंगे, जिस रेशियो में वो क्या करेंगे अपना हिस्सा छोड़ देंगे उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो उसको बोला जाएगा अभी, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फॉर्मूला बनता है सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल भी लिया हुआ, वैसे तो AB प्रॉफिट शेयरिंग से 3:2 है और वो बांटेंगे आगे से 1:1 की रेशियो में, एग्जांपल हमने कर भी लिया था। हम कोई दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे कि मान के चले A एंड B पार्टनर्स थे इन द रेशियो 5:3 में वो पार्टनर्स थे, इन फ्यूचर दे डिसाइड दे एग्री टू न्यू रेशियो, न्यू रेशियो में क्या मान के चले भी, कुछ भी मान लीजिए आपकी मर्जी है, 3:2 मान लीजिए, 1:1 मान लो, हम 3:2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं सैक्रिफाइस का, तो A का
या तो सैक्रिफाइस निकल सकता है अभी या फिर गेन निकल सकता है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं सैक्रिफाइस का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या है, ए की 5/8, 3/8 और इनका नया क्या होगा 3/5, 2/5। फ्रैक्शन आपको बनाने आते हैं अभी। तो 5/8 ओल्ड शेयर माइनस न्यू कितना है 3/5, एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 5 है 25, 5 3 जा 8 3 जा 24, तो क्या आ गया 1/40। कितना शेयर आ गया अभी 1/40, ये क्या आ गया सैक्रिफाइस आ गया। अब देखो दूसरे की अगर बात करें बी की, तो बी का जो शेयर होगा 3/8 था भी उसके पास, और अब क्या है 2/5 है, एलसीएम उसका भी 40 ही आएगा। 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, तो क्या आ गया -1/14, -1/40, ये क्या आ गया गेन। अब देखो सैक्रिफाइस कब होगा, जब मान लो मेरे पास ज्यादा हिस्सा था और मैंने माइनस जो किया वो घटाने के बाद भी कुछ ना कुछ बचा। यानी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि मेरे पास 5/8 था, नया मेरे पास 3/5 है, तो अगर ये पॉजिटिव आंसर कब होगा, जब ये वैल्यू बड़ी होगी तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना। यानी कि जब मेरे पास पहले ज्यादा शेयर होगा और अब मेरे पास कम बचा, इसका मतलब मैंने सैक्रिफाइस किया। और अगर मेरे पास पहले कम था अब ज्यादा आ गया, फिर मैंने सैक्रिफाइस थोड़ी किया, तो मैंने गेन किया ना, मेरा शेयर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। बट अगर उसी फॉर्मूले से आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब तो ये होगा कि आपके पास पहले शेयर कम था अब ज्यादा हो गया, तो अब ज्यादा हो गया तो इसका मतलब गेन है, वो सैक्रिफाइस नहीं है। अगर आपका इस फॉर्मूले से नेगेटिव आंसर आता तो उसको क्या बोला जाएगा, गेन बोला जाएगा, वो सैक्रिफाइस नहीं है। तो वैसे मीनिंग समझ आया भी सैक्रिफाइस क्या होता है, कि इन रेशो, ये सैक्रिफाइस रेशो इज द रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर टू ए न्यू पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है, छोड़ देता है किसी नए पार्टनर के लिए या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए, तो जिस रेशो में वो अपना शेयर छोड़ेगा या सैक्रिफाइस करेगा उसी रेशो क्या बोलेंगे सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन को। अगले कंसेप्ट हमारी गेनिंग रेशियो की है, सैक्रिफाइस के बाद गेन। अभी हमने देखो पढ़ा ही है, अब एक पार्टनर गेन करेगा तो दूसरा सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरा गेन करेगा, क्योंकि टोटल शेयर तो वही है। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर गेन द शेयर ऑफ द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर। यानी कि आपके पास जो पार्टनर हैं वो गेन करते हैं, अपना हिस्सा और ज्यादा एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, किससे, या तो रिटायरिंग पार्टनर से या किसी पार्टनर की डेथ होगी उससे। जब कोई पार्टनर की डेथ होगी वो भी अपना शेयर छोड़ के जाएगा बिजनेस में, तो उसका शेयर भी पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। या कोई रिटायर हो गया तो भी वो भी अपना शेयर छोड़ के जाएगा, तो वो भी किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा, जो बचे हुए पार्टनर। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर रेशियो चेंज हुई तो किसी कंटिन्यू पार्टनर से भी अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो जिस रेशियो में वो अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं एक शेयर अपना, उसको क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो बोला जाएगा। फॉर्मूला वही है, न्यू माइनस ओल्ड। देखो जब गेन सैक्रिफाइस कब होगा, जब हमारे पास पहले ज्यादा था और अब कम है। पहले इतना सारा शेयर था अब इतना सा बच गया, तो इसका मतलब क्या, इसमें से कुछ ना कुछ घटा होगा ना, वो सैक्रिफाइस है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दूं मैं, कि पहले तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन थी, इतना सा शेयर था, अब मेरे पास इतना सारा हो गया, तो कम थोड़ी हुआ है, तो ज्यादा हुआ ना, और ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो गेन है। ठीक है, तो वही चीज तो इसने बोली है ना कि जिस रेशो में आपके रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर एक्वायर करते हैं, रिसीव करते हैं हिस्सा किसी पुराने पार्टनर का, किसी रिटायर पार्टनर का या किसी भी डिसीज्ड पार्टनर का, उसको क्या बोलेंगे आप, गेन बोलेंगे। व्हेन इट अप्लाई, तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया, गेन का न्यू माइनस ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइस का क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, गेन का क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर आपकी नेगेटिव आंसर आता है, पॉजिटिव में तो नेगेटिव आंसर आया तो क्या बोलोगे, सैक्रिफाइस। इस फॉर्मूले से अगर नेगेटिव आंसर आता तो क्या आएगा, सैक्रिफाइस, और अगर पॉजिटिव आंसर आता तो आपका होगा गेन। तो ये कब निकाला जाएगा, कब आपका अप्लाई होगा भी ये सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, तो जब आपकी रिटायरमेंट होगी, किसी पार्टनर की डेथ होगी, रेशियो चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रेशियो चेंज में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, ये सारी चीजें जो है सैक्रिफाइस और गेन आपके कैलकुलेट आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द आउटगोइंग पार्टनर्स फॉर द गुडविल इन दिस रेशियो। यानी जो भी पार्टनर आपका गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा किसको, आउटगोइंग पार्टनर्स को, जो पार्टनर छोड़ के गया, किसके लिए, फॉर द गुडविल इन द शेयर,
ऑफ रेशो, यानी कि उसकी जो गुडविल ली है उसने, उस गुडविल के लिए वो कंपनसेट करेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे भी गुडविल के टॉपिक में, अभी हम गुडविल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी क्या कह रही है, देखिए अभी हम बात करें गुडविल की। गुडविल क्या होता है, गुडविल क्या होता है, गुडविल इज द गुड नेम। गुडविल का मीनिंग है कि एक बहुत अच्छा नाम, रेपुटेशन, या फिर हम यहाँ पे कहें कि किसी की भी पॉपुलैरिटी, पॉजिटिव पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो वो जो सारी चीजें वो आपकी गुडविल में काउंट की जाती है। गुडविल यानी कि आपका नाम, यानी कि जो आपने जो एक फेम जो अर्न किया है, जो नाम आपने कमाया है अभी मार्केट के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, वो क्या है, आपकी गुडविल ही कहलाती है। मतलब आपकी पॉपुलैरिटी को ही क्या कहेंगे हम, गुडविल कहा जाएगा। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट में इसको देखा नहीं जा सकता। अब मान के चलिए कोई भी आदमी कितना ही ज्यादा पॉपुलर क्यों ना हो, या किसी भी बिजनेस का कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, मतलब वो चीज आप सिर्फ देख के तो अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी कोई एक आदमी जा रहे हैं, दो अलग अलग लोग हैं, एक की रेपुटेशन जो मार्केट में बहुत अच्छी है और दूसरे की अच्छी नहीं है। अगर आप उनको रैंडमली देखते हैं, आपको नहीं पता उनके बारे में, तो उनके ऊपर वो उनकी कोई परछाई तो ऐसी बनी नहीं मिलेगी कि उनकी रेपुटेशन एक की अच्छी एक की अलग है। तो ये क्या ऐसी चीज है जिसको हम देख ही नहीं सकते, सिर्फ क्या है, फील की जा सकती है। तो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, एक क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है रिप्रेजेंटिंग। तो इंटेंजिबल एसेट्स जो रिप्रेजेंट करती है किसको, रेपुटेशन को, एंड कस्टमर लॉयल्टी। रेपुटेशन यानी कि जो आपकी ख्याति है उसको रिप्रेजेंट करेगी कि इंटेंजिबल एसेट्स, कस्टमर लॉयल्टी यानी कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी वफादारी, या फिर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म बियॉन्ड इट्स इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि जो इसकी टेंजिबल एसेट्स है उनसे एक्सेस, जो इसकी अर्निंग कैपेसिटी है, यानी जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उतना तो बाकी फर्म्स भी अर्न कर रहे हैं, उन बाकी फर्म से जितना हमारे पास एक्स्ट्रा अर्निंग की कैपेसिटी है ना, उसको क्या बोला जाएगा, अभी गुडविल बोला जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मान के चलिए आपके पास दो फर्म है मार्केट के अंदर, उन्होंने क्या किया, 50 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है दोनों ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जाए कि मार्केट की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। तो अगर 15% में इसका निकाल देता हूं, मल्टीप्लाई 15%, तो आपके पास 7,50,000 का जो प्रॉफिट है वो पर एनम आना चाहिए नॉर्मली जो एक बिजनेस की फर्म है मार्केट के अंदर। और सेम ही बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, हमारी जो फर्म है वो क्या कर रही है, 20% का रिटर्न हमें दे रही है, तो हमारी फर्म क्या दे रही है, 10 लाख रुपीज का जो अर्निंग है या प्रॉफिट, वो इनकम आपको दे रही है। इसका मतलब क्या है, हम इनसे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो जो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग की जो कैपेसिटी है ना, उसको क्या बोला जाएगा, गुडविल। और ये किसकी वजह से आते हैं, रेपुटेशन या गुडविल की वजह से ही आता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, व्हाई इट इज मैटर्स। तो गुडविल क्यों हम कैलकुलेट करेंगे, तो पता लग गया गुडविल क्या होता है कि आपकी रेपुटेशन है, तो फिर बिजनेस में इसकी पार्टनरशिप के अंदर इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। ये मैटर कहाँ करती है, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी तो एक पार्टनर आपका सैक्रिफाइस करेगा, एक पार्टनर आपका गेन करेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल शेयर तो आपका चेंज होगा नहीं, तो जो गेन करेगा, द पार्टनर हु गेन, जो भी पार्टनर गेन करेगा, मस्ट कंपनसेट दोज हु सैक्रिफाइस फॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल बिल्ड ओवर द टाइम। यानी कि वो लोग जो सैक्रिफाइस करके गए हैं, तो उन्होंने क्या करना है, अपना जो शेयर है, देखो यहाँ पे अगर मान के चलो, मैं एग्जांपल हूं, दोनों ही 50-50 60-40 के पार्टनर थे परसेंटेज में। अब उन्होंने फ्यूचर में डिसीजन लिया कि दोनों ही 50-50 के पार्टनर होंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये जो पार्टनर था ए, ये क्या कर देता है, यहाँ पे अपना शेयर सैक्रिफाइस कर देता है, माइनस करता है, और बी क्या करता है, उतना ही शेयर गेन करता है। ठीक है, बी का प्लस हो जाएगा और ए का जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास, एक के पास 60 था तो दोनों के पास 50 रहा, तो 60 वाले ने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, अपना हिस्सा छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो मिला किसको, क्योंकि टोटल शेयर तो चेंज होगा नहीं, वो मिल जाएगा बी को। अब बी ने जो इसका 10% शेयर लिया ना, अभी इसके बदले में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो तो उसने कैपिटल में इन्वेस्ट कर लिया। उसके बाद जो रेपुटेशन उनकी फर्म की थी, मतलब उन्होंने जो 10 साल 20 साल तक एक साथ उस फर्म में काम किया, तो रेपुटेशन तो फर्म की है। अगर मान के चलो मैं फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू आपकी 5 लाख है, 5 लाख की क्या हमारे पास गुडविल की वैल्यू दे रखी है। तो गुडविल में से अगर पूरी 5 लाख की गुडविल है आपकी एक फर्म की, तो उसमें से 10% का चेंज होगा, तो उसका 10% कितना होगा अभी 50,000। तो क्या इसने वो 50,000 की जो गुडविल है वो भी इसको बेच देना एक तरीके से, तो उस गुडविल के लिए भी इसको पैसा देना पड़ेगा। कैपिटल के लिए तो इसने पैसा दे दिया, बट जो एक्स्ट्रा ये 10% इसका शेयर चेंज हो गया, पहले इसको उस गुडविल का, उस रेपुटेशन का फायदा कितना मिल रहा था 60%, अब इसको कितना मिलेगा सिर्फ 50%। 10% प्रॉफिट तो इसने खो दिया ना, तो उसके बदले में जो पैसा देना पड़ेगा किसको, जो भी आपका गेनिंग पार्टनर है,
तो इसलिए हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझे? क्योंकि व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जब भी आपकी रेशियो चेंज होगी, एडमिशन के केस में हो सकता है, रिटायरमेंट के केस में हो सकता है, तो जो भी आपका पार्टनर जो गेन करेगा, हु गेन मस्ट बी कंपनसेट, क्या करेगा? कंपनसेशन देगा दोज किसको? हु सैक्रिफाइस फॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल, जिन्होंने वो जो टाइम से, इतने लंबे टाइम से जो गुडविल क्रिएट किया, उसका जो अपना सैक्रिफाइस किया, उसको इसे कंपनसेट करना पड़ेगा, और इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए भी आगे। अब है व्हेन वैल्यू, कब वैल्यू की जाए, वैल्यूड की जाए। अब गुडविल की जरूरत कब कब पड़ेगी? देखो, जब भी आपका पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि जब भी आपकी रेशियो चेंज हो जाए या आपका एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, तो उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी। वही तीन केस आपके पास, या तो क्या है भी, एडमिशन के केस में कोई पार्टनर एडमिट हुआ नया, उस केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में, या फिर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये जो आपके पास ऑलरेडी पार्टनर्स है, वही पार्टनर्स अगर रेशियो चेंज करते हैं, जैसे इस केस में किया मैंने ए और बी, पार्टनर में तो चेंज नहीं किया, लेकिन रेशियो चेंज कर दी, पहले 60-40 थे, अब कितने हुए? 50-50। तो रेशियो में चेंज हो रहा है, उस टाइम भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एडमिट हो रहा है कोई पार्टनर नया, वहां भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट के केस में भी, डेथ के केस में भी, ये आपके तीनों चारों केस हैं जिसके अंदर आपको गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। समझ आया अभी चीज कि गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं? अब इस अगली कंसेप्ट के ऊपर हम जाते हैं अभी, और वो क्या है, अब हम गुडविल को समझेंगे एक बार अच्छे से, गुडविल का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। देखिए, अब मीनिंग की बात करते हैं गुडविल की, तो गुडविल का मीनिंग क्या है अभी? गुडविल इज द एक्सेस वैल्यू। क्या है? एक एक्सेस वैल्यू है किसकी? ऑफ ए बिजनेस कमांडेड ओवर इट्स नेट टेंजिबल एसेट्स। जो इसकी नेट टेंजिबल एसेट्स हैं, उससे जितनी भी एक्सेस वैल्यू है हमारे बिजनेस की, वो क्या कहलाएगी? गुडविल। अराइजिंग, कहां से वो एक्सेस वैल्यू बनी? अराइजिंग फ्रॉम द ब्रांड रेपुटेशन, या फिर कस्टमर रिलेशनशिप, या फिर मार्केट पोजीशन में, उससे आपकी जो एक्सेस वैल्यू बनी। देखिए, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है, मान के चलिए उसके अंदर भी नेट एसेट्स 50 लाख रुपीज के, यानी कि जो आपके पास एसेट्स थी, अगर मैं उसमें से लायबिलिटी माइनस कर देता हूँ एक्सटर्नल, तो आपके पास जो नेट एसेट्स बची कि हाँ इतने का तो हमारा बिजनेस है। या ये मान के चलिए कि हमें अपना बिजनेस सेल करना भी, हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो 50 लाख की थी, स्टॉक था, बिल्डिंग था, जो मशीनरी जो भी था, और उसमें से हमारी लायबिलिटीज भी थी 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए तो हमें देना ही था जिस टाइम हम बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर वो मैं लायबिलिटी माइनस कर देता हूँ, तो नेट वैल्यू क्या बचेगी मेरे बिजनेस की? 40 लाख। ठीक है, अब इस 40 लाख के बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू है टेंजिबल एसेट्स की, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है, फर्नीचर है, ये सारी चीजें हमने ऐड कर ली। अब मैं इसको अगर सेल करना चाहता हूं, तो मैं इसको जितनी एक्चुअल एक्सेस वैल्यू पे सेल कर पाऊंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ भी 50 लाख का मैंने सेल कर दिया, तो ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए जी? किस चीज के दिए गए हैं? ये 10 लाख रुपए आपने बोला कि एक्सेस में सेल कर दिया, किस चीज के? ये भी रेपुटेशन के हैं, गुडविल के है। अब देखो, एक बिजनेसमैन ने 10 साल से बिजनेस कर रहा है, वो किसी को सेल करे, तो जो नया भी वहां पे ओनर आएगा, प्रोप्राइटर आएगा, उसको एक ऐसा सेटअप मिल गया बिजनेस का, एक एस्टेब्लिश बिजनेस जो पहले से ही चल रहा है और एक स्मूथली चल रहा है, जिसकी रेपुटेशन है मार्केट में, जिसके साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं, तो उसको तो आते ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और एक उसकी जगह क्या उतनी ही इन्वेस्टमेंट वो एक नए बिजनेस में करे, जिसको अपना नाम भी बनाना है, जिसको कस्टमर भी ऐड करने हैं, जो वहां पे पब्लिक का जो लॉयल्टी है वो भी बिल्डअप करनी है, एक बिलीव जो है उसको जीतना है पब्लिक का, उसके बाद उसके पास कस्टमर आने शुरू होंगे। तो इतने लंबे टाइम से उसने जो अपने बिजनेस का नाम बनाया ना, जिस नाम पे वो बिजनेस चल रहा है, बेशक उसका अगर ओनर चेंज भी हो जाता तो वो बिजनेस उसी नाम से चलेगा। तो उस एक्सेस वैल्यू, इसलिए वो क्या पे करेगा? एक्स्ट्रा वैल्यू हमें पे करेगा, और वही एक्सेस वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी गुडविल। ठीक है, समझे इस चीज को कि गुडविल क्या होती है? हमारी प्रॉपर्टी से ज्यादा हमारे बिजनेस की अगर वैल्यू है तो हम गुडविल हमारी है, और अगर उतनी ही है भी, यानी कि जितनी की हमारी प्रॉपर्टी उतने का ही बिक रहा है, फिर हमारे गुडविल की कोई रेपुटेशन नहीं, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो उसमें ही सेल होगी। ठीक है, डेफिनेशन दी गई है। गुडविल इज द एडवांटेज, एक एडवांटेज है एंजॉयड बाय द बिजनेस, जो एक बिजनेस एंजॉय करता है किस चीज में? इन अर्निंग द मोर प्रॉफिट, जो आपको ज्यादा लाभ कमाने में हेल्पफुल होती है देन द नॉर्मल रिटर्न ऑन द इट्स नेट टेंजिबल एसेट्स। जो एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाली फर्म से जितना हम ज्यादा अर्न करते हैं, वो एडवांटेज क्या कहलाएगी? गुडविल। यानी कि अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि एक 50 लाख इन्वेस्टमेंट वाली फर्म अगर एक 8 लाख कमाते हैं नॉर्मली फर्म, और हम यहाँ पे कितना कमा रहे हैं अभी, वही 50 लाख के साथ अगर हम 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हैं हम जो नॉर्मल बाकी फर्म से, तो हमारी क्या है? एक्सेस कैपेसिटी, उसको ही क्या नाम दिया गया अभी?
गुडविल का नाम दे गए। पहली डेफिनेशन थी हमारी। सेकंड डेफिनेशन दे रखी है आपकी आईसीएआई के अकॉर्डिंग। ये आईसीएआई क्या है अभी? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इन द एक्सेस ऑफ फेयर रिटर्न ऑन द नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। यानी कि हमारे पास क्या है, गुडविल एक प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, जो भी आपके पास एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम है, यानी कि हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है, कितने हमें इनकम हो सकती है इन एक्सेस ऑफ फेयर रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि हमारे पास देखो वही चीज आ गई। फेयर रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि हमने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की भी, हमें लगता है कि जो नॉर्मली फर्म अर्न करेंगी यहाँ पे वो 8 लाख रुपए ही अर्न करेंगे पर एनम के हिसाब से, और जितना हमारी एक्सपेक्टेड है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है भी, हम तो 10 लाख अर्निंग कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा हम इनकम अर्न करने की हमारी जो कैपेसिटी है ना, इसको ही क्या बोला जाएगा भी? गुडविल कहा जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि गुडविल क्या चीज होती है। अब हम आते हैं इसके, देखो यहाँ पे दिया गया गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है, कैन नॉट बी सीन और टच, हैज रियल वैल्यू। मतलब ना तो हम इसको देख सकते हैं ना हम इसको टच कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू है एक्चुअल, ये रियल वैल्यू है इसकी। ठीक है, एक्चुअल में इसकी रियल वैल्यू है। अब देखिए एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी, अर्न अबव द नॉर्मल इंडस्ट्री रिटर्न, ये क्या है? एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी। अगर जो नॉर्मल फर्म से नॉर्मल इंडस्ट्री अगर वहां पे ये वाली रेट ऑफ रिटर्न है उसकी, तो यहाँ पे जो है अगर हम एक्स्ट्रा जो भी कमा रहे हैं उस एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को ही क्या बोला जाएगा? गुडविल बोला जाएगा। यानी हम लोगों से एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं सेम इन्वेस्टमेंट के साथ, सेम बिजनेस के साथ। बिजनेस रेपुटेशन बिल्ड ओवर द इयर्स, जी बिजनेस की रेपुटेशन इसको कहा जाता है भी, जो हमने बिल्ड की है ओवर द इयर्स, लाखों साल, जो आपके पास क्या है सालों की मेहनत है, जो एक इन पिछले सालों में हमने जो बिजनेस किया काफी सालों तक, उसमें हमने क्वालिटी दी हुई, ट्रस्ट एंड द कस्टमर लॉयल्टी, हमने एक क्वालिटी दी होगी अपने प्रोडक्ट में, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर, ट्रस्ट हमारे ऊपर बना होगा, जिससे आपके जो कस्टमर्स उनकी लॉयल्टी इंक्रीज हुई, वफादार हुए, आपके कस्टमर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? ये सारे गुडविल से रिलेटेड ही बातें हैं। यानी गुडविल में वह सारी चीजें आती है। इंटेंजिबल एसेट्स है भी आपकी क्या है? एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी में आते हैं, और आपकी बिजनेस की रेपुटेशन को भी क्या बोला जाता है? गुडविल। कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या भी? गुडविल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट हमने पढ़ा ही है, इट इज इंटेंजिबल। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स अमाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स है, ऊपर आना चाहिए थे एसेट्स, और यहाँ पे क्या आएगा? कैन नॉट बी सीन और टच बट हैज द रियल मॉनेटरी वैल्यू। एंड जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, जिसको देखा नहीं जा सकता, ना उसको टच किया जा सकता, ना उसको सीन किया जा सकता है, बट उसकी एक्चुअल में रियल वैल्यू होती है। अगर हमारा 50 लाख रुपए का बिजनेस भी वो 60 में बिक रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो 10 लाख रुपए आपकी आई है तो ये मॉनेटरी वैल्यू है ना, एक्चुअल में उसकी रियल वैल्यू है, कि उसमें रियल में उसकी वैल्यू बढ़ी है, लेकिन हम देख तो नहीं सकते ना क्यों बढ़ी है। वो इंटेंजिबल है, वो देखने वाली चीजें नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर काउंट होते हैं। बिल्ट ओवर द टाइम, अभी पढ़ा था कि हमारी कैसे क्रिएट होती है, ये बहुत लंबे टाइम के बाद क्रिएट होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में गुडविल नहीं हो जाएगी। ठीक है, आपने किसी भी प्रोफेशन में स्टार्टिंग की, आप किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं, तो पहले ही दिन आप मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो जाओगे। ये पहले दिन क्या होगा, आप वहां पे मार्केट में जो है टॉप पे नहीं जाओगे, आपको वहां पे लोगों के ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा। उसके बाद आपके साथ कस्टमर ऐड होंगे, और उसके बाद आप क्या, जो अर्निंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो इसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है, तो एक दिन में गुडविल आपकी क्रिएट नहीं होती। एक्युमुलेटेड ग्रेजुअली थ्रू द कंसिस्टेंट क्वालिटी, कंसिस्टेंट जो है आपकी क्वालिटी जाएगी, लेकिन लगातार एक जब आप स्मूथली क्या आप क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं लगातार किसी भी चीज में, एंड सर्विस, वो चीजें क्या होंगी आपकी, तब जाके आपकी गुडविल बढ़ती है। मान लो आपने जो बिजनेस किया, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद कस्टमर आपके साथ जुड़े, फिर आपने क्या है क्वालिटी को लो कर दिया। अगर आप उसमें कांस्टेंट नहीं है क्वालिटी को लेकर, तो आपकी गुडविल, आप जो कस्टमर्स आपके साथ रिपीट ही नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे तो आपकी सेल डिक्रीज हो जाएगी, सेल डिक्रीज होने से क्या होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगी। और अगर प्रॉफिट ही कम है हमारे, तो हम गुडविल तो कमाएंगे नहीं, हम तो बाकी से भी नीचे हैं, दूसरों से ज्यादा कमाना ही क्या होता है, गुडविल होता है। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज हो जाती है वैल्यू, जो है चेंज विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर। बहुत सारे ऐसे बिजनेस फैक्टर होते हैं जो आपकी गुडविल को चेंज कर देते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपकी गुडविल को कम या ज्यादा करते हैं। देखो गुडविल मेनली जो है बेसिकली आपकी
प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट की जाती है। और प्रॉफिट देखो हर साल आपके फिक्स तो है नहीं है, प्रॉफिट क्या रहेंगे आपके भी फ्लैक्चुएटिंग फॉर्म में रहेंगे, यानी कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से रहेंगे। तो जब ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा निकलेगी, कम होंगे तो गुडविल की वैल्यू कम निकलेगी। इसलिए क्या है, फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू आती है, बार बार चेंज होती रहती है, गुडविल कांस्टेंट नहीं होती कभी। उसके बाद एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी का नाम भी इसको दिया, अभी हमने पढ़ा था कि एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी क्यों है, क्योंकि जो बाकी फर्म्स कमा रहे हैं, जो नॉर्मल रिटर्न उनको मिल रहा है, हम उनसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो एक्सेस कैपेसिटी होगी कि नहीं होगी। हमने एग्जांपल लिया था पीछे की 50 लाख की अर्निंग में अगर वो 8 लाख कमा रहा है और हम वहीं पे 10 लाख कमा रहे हैं, बिजनेस तो सेम है ना, इन्वेस्टमेंट भी सेम है, बट हम एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गुडविल है। उस गुडविल को ही क्या नाम दे दिया गया, एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी, कि हमारे पास ज्यादा कमाने की क्षमता है। अनेबल टू द फर्म अर्न अबव द नॉमिनल इंडस्ट्री, तो नॉर्मल इंडस्ट्री रिटर्न जो नॉर्मली और फर्म्स कमा रहे हैं उनके रिटर्न से हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। ट्रांसफरेबल यानी कि ये ट्रांसफर की जा सकती है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक चीज यहाँ से दूसरे में जा सकती है जिसकी ओनरशिप चेंज हो जाए। अब गुडविल की ओनरशिप चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी। मान के चलिए हमारे पास कोई फर्म है XY लिमिटेड, कह लीजिए फर्म का नाम हमारा। अब यहाँ पे ये फर्म बेच दी इन्होंने, क्या करा, बेच दी। अब लोग तो XY लिमिटेड के साथ जुड़े हैं ना, इसके शेयर होल्डर हैं, पार्टनर्स के साथ नहीं जुड़े हैं। तो वहां पे अगर वो बेच भी दी उन्होंने फर्म, तो उसी लोकेशन के ऊपर जो नया ओनर आएगा उसके साथ भी तो वो कस्टमर अटैच रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बदल ही जाएंगे। तो जो गुडविल उसकी थी उस फर्म की, वो जब उन्होंने बेच के किसी दूसरे को उसकी ओनरशिप दे दी, फिर भी वो रेपुटेशन उसकी मार्केट के अंदर एज इट इज बनी रहेगी, ठीक है। तो उसके साथ ही क्या है, वो ट्रांसफर हो सकती है, कैन बी सोल्ड, इसको सोल्ड किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, किसके साथ, विद द बिजनेस एज ए होल। जैसे पूरा बिजनेस आप बेच दोगे तो आप गुडविल को ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने उसको कह दिया भी हाँ मेरी रेपुटेशन तू ले जा, बिजनेस हम भी कर रहे हैं तो कस्टमर हमारे साथ जुड़े हैं। अगर हम ये कहें हमने गुडविल बेच दिया, ऐसे गुडविल नहीं, गुडविल बिकेगी बिजनेस के साथ। अगर पूरा ही बिजनेस हमने सेल कर दिया और हम उस मार्केट से हट जाते हैं तो हमारी गुडविल उस बिजनेस के साथ ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है पॉइंट। लोकेशन ऑन डिपेंडेंट, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बिजनेस की लोकेशन काफी कुछ डिपेंड करते हैं कि मार्केट एनवायरनमेंट के ऊपर। देखो जितनी बिजनेस की एक लोकेशन आपकी सूटेबल होगी, ठीक है, या फेवरेबल लोकेशन होगी, तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन ज्यादा होगी। देखो लोकेशन का मतलब क्या है, आपके पास एक जनरल स्टोर का एग्जांपल मैं लूं और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लूं। एक तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो किसी ना किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसके अंदर तो हैवी मशीनरी भी लगी होगी भी, उसके लिए रॉ मटेरियल भी आएगा, वहां पे हैवी ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। जो आपकी प्रोडक्शन जाएगा मार्केट तक, होलसेल तक, वहां भी हैवी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे तो वो एक तो वो बिजनेस है, और एक हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, हमारी किराने की शॉप है भी, वो एक वो बिजनेस है। तो किराने की शॉप को अगर हम शहर से बाहर रखें तो वहां तो सेल नहीं होगी, क्योंकि वहां तो कस्टमर के लिए वो सूटेबल है ही नहीं, वहां पे जाएगा ही नहीं कोई, बहुत लोग जाएंगे लोकल। और अगर मैं उसको एक ऐसी कॉलोनी के अंदर जहां पे मान के चलिए स्ट्रेंथ काफी अच्छी सारी है, पॉपुलेशन है, वहां पे वो शॉप होगी, तो वहां पे कस्टमर इजीली आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो इजीली अवेलेबल है चीजें, नियर भी है। अगर वो क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है तो वो उसकी लोकेशन अच्छी रहेगी। और वही बात मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हमारी आउट ऑफ सिटी है तो ठीक है कि वहां पे कंफर्टेबल है भी, पोल्यूशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कंप्लेन नहीं जाएंगी, आपको हैवी ट्रांसपोर्ट यूज करना आप इजिली यूज कर लोगे। बट अगर वही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी एक कॉलोनी के अंदर जहां भीड़ भाड़ का इलाका, वहां पे उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ना रॉ मटेरियल आ पाएगा, ना जो प्रोडक्शन है वो होलसेल तक जा पाएगा, ना वहां पे जो पोल्यूशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है पब्लिक को फेस करनी पड़ेंगी। तो लोकेशन बहुत ही मायने रखती है आपकी गुडविल जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, या फिर गुडविल की इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो गुडविल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लोकेशन का गुडविल क्रिएट करने में, ठीक है। तो अब देखिए भी फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ गुडविल की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, कौन निर्धारित करता है गुडविल कम होगी बिजनेस की या ज्यादा होगी। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत ही स्किल्ड है, लीडरशिप है, बूस्ट द प्रॉफिटिबिलिटी। अब देखो अच्छी मैनेजमेंट किसके साथ होगी, प्रॉफिट के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट कोई बहुत अच्छी है, बहुत खराब मैनेजमेंट है, वो किस चीज से पता लगा, उसकी प्रॉफिट से तो पता लगा ना। जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अगर हमारी फर्म जो है और फर्म से बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है, स्किल्ड है और एफिशिएंट है भी।
और अगर हमारी फर्म दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम आपका प्रॉफिट अर्न कर रही है तो क्या होगा, तो मैनेजमेंट की तो कमी है ना, तो मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है वहां पे। तो जितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, स्किल लीडरशिप होगी, वहां पे प्रॉफिट बढ़ेंगे। प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे, देखो प्रॉफिट बढ़ने हैं, पहले सेल बढ़ेगी, सेल से आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, ठीक है, और प्रॉफिट से ही आप गुडविल कैलकुलेट कर दो तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो सेल कम हो जाएगी, सेल कम होगी तो आपके पास प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। बिजनेस लोकेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। प्राइम लोकेशन अट्रैक्ट द मोर कस्टमर, जितने आपके प्राइम लोकेशन होगी उतना ही क्या करती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। अभी हमने डिस्कस करी थी, एक हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो ट्रेडिंग यानी कि जो आपकी जनरल स्टोर था, ट्रेडिंग का बिजनेस जो हमारे पास था वो क्या है, कहाँ पे चाहिए हमें, मतलब वो इन सिटी, उसकी तो हमें जरूरत है कि वो एक शहर के बीच में ही होगा ट्रेडिंग का, जहाँ पे लोग इजिली आ जा सके, उनको बहुत दूर ना पड़े, इजिली अवेलेबल हो चीजें। और अगर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस की बात करें तो आउट ऑफ सिटी वो लोकेशन उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो बिजनेस की लोकेशन भी मायने रखती है कि आपका बिजनेस की गुडविल कैसी है। नेचर ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर मीन स्टेबल है या अनस्टेबिलिटी है। तो स्टेबल इंडस्ट्री जो भी है फिर द हायर प्रॉफिट हायर गुडविल, यानी कि स्टेबल इंडस्ट्री का मतलब है जिनकी डिमांड में ज्यादा सा चेंज ना हो रहा हो। देखो जिनकी डिमांड मान के चलिए आपकी परमानेंट ही रहेगी, अगर मैं इस चीज को मान के चलूं, नेचर ऑफ द बिजनेस में देखो स्टेबल इंडस्ट्री का मतलब है जो आपकी बार बार चेंज नहीं हो, जैसे एजुकेशन है। अब एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, क्या एजुकेशन की डिमांड कभी कम होगी? इन फ्यूचर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एजुकेशन तो सभी को चाहिए, पहले से ज्यादा ट्रेंड है एजुकेशन का। तो एजुकेशन के जो बिजनेस है, यानी कि एक तरीके से बिजनेस ही कह सकते हैं इसको, वैसे तो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता एजुकेशन, लेकिन देखा जाए तो सेक्टर के हिसाब से बिजनेस में ही आता भी। तो ये, या फिर ये कह लीजिए आप, आपके पास मेडिकल हो गया, मेडिकल इंडस्ट्री है भी, तो यहाँ पे क्या है, जो डॉक्टर्स हैं। अब क्या हेल्थ सर्विस है, मेडिकल लिख लीजिए, हेल्थ सर्विस लिख लीजिए, क्या हेल्थ सर्विस में कभी कमी आएगी भी? जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं भी, तो उनको क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी की जरूरत है। और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी का अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा, हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा भी। अब देखो आपने किसी फैशन गारमेंट्स की बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, या टेक्सटाइल के बिजनेस में आप हैं, कपड़े के बिजनेस में आप हैं, वहां पे आप फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, उसका ट्रेंड बड़ा बार बार चेंज हो जाता है। तो बार बार चेंज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी हो सकते हैं, तो गुडविल ज्यादा से नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या स्टेबल है, नेसेसिटी गुड्स हो गया, स्टेशनरी की शॉप्स है, बुक्स हैं, उनकी डिमांड तो आपकी रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास नेचर ऑफ बिजनेस, जितना आपका स्टेबल बिजनेस होगा ऐसा बिजनेस आप करें जिनकी डिमांड स्टेबल रहती है, गुडविल ज्यादा होगी। अनस्टेबल डिमांड है तो गुडविल कम होगी। मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, अगर मार्केट की कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग है तो आपकी वैल्यू इंक्रीज है। देखो हमारे अकॉर्डिंग का मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाया, अगर वो सरकार के अकॉर्डिंग ठीक है, फेवरेबल का मतलब हमारे फेवर में सरकार पॉलिसी इंक्रीज कर देती है। मान के चलिए हमारे पास कुछ भी हमारा बिजनेस था अभी, वहां पे सरकार क्या करती है, टैक्स रेट इंक्रीज डिक्रीज कर देती है। जब टैक्स डिक्रीज होगा उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे वाले प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, उसके जो प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होंगे। और जैसे प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कस्टमर रिपीट होंगे, ठीक है ना। और कस्टमर रिपीट हो रहे हैं तो मतलब आपके प्रॉफिट तो हो ही जाएंगे। तो मतलब क्या है इसमें कि जितना आपके पास मार्केट की कंडीशन, अगर आपके फेवर में है मार्केट की कंडीशन, या जैसे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो सारी सेल आपके पास ही हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी गुडविल ज्यादा रहेगी। अगर मार्केट कंडीशन आपके फेवर में नहीं है, सरकार ने आते ही कोई ऐसी चीज आपका बिजनेस करते थे, वो चीज क्या कर दी, बैन कर दिया, उसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया। तो इसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया तो मार्केट प्राइस उठेंगे, मार्केट प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो हमारे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होंगे, ठीक है। तो क्या है, ये आपकी मार्केट की कंडीशन डिपेंड करती है। कस्टमर्स की लॉयल्टी, यानी कस्टमर्स की जो वफादारी है, लॉयल बेस इंश्योर द स्टडी रेवेन्यू, यानी कि एक लॉयल्टी, आपके कस्टमर्स के प्रति आपकी जो वफादारी है, आप जो उनको क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपका ट्रस्ट है उन कस्टमर्स का, वो आपको लॉन्ग टर्म तक क्या है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ठीक है। अगर मानो हम रेगुलर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपको ट्रस्ट एक बिल्डअप हो जाता है कस्टमर का आपके बिजनेस के ऊपर, तो वो रेगुलर कनेक्टिविटी में रहेंगे और आपकी सेल बढ़ेगी, उससे आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। एडिशनल फैक्टर दे रखे हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये तो सीधी सी बात है भी, जितना आपके सुपीरियर क्वालिटी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, जितना अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड करवाओगे उतना ही आपका प्रोडक्ट फेमस होगा, उतना ही क्या होगा, आपके पास
रेपुटेशन बढ़ेगी। देखो गुडविल बढ़ने का सीधा सा मतलब होता है सेल बढ़ना, और सेल से प्रॉफिट बढ़ेंगे, और प्रॉफिट से ही आपकी गुडविल बढ़ती है। ठीक है, गुडविल जब मैं कह रहा हूँ बार बार कि गुडविल इंक्रीज होगी, इसका मतलब आपके सेल बढ़ेगी, आपके कस्टमर रिपीट होंगे। ठीक है ना, अब वो क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट की तो जिसने भी यूज कर लिया वो बार बार रिपीट करेगा, आएगा आपके बिजनेस में, आपसे परचेज करेगा कमोडिटी को, और जैसे वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आपकी सेल बढ़ेगी, सेल से प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्या है गुडविल। लेंथ ऑफ द बिजनेस, लॉन्गेविटी भी कह सकते हैं इसको। आपके बिजनेस की लेंथ में, लेंथ का मतलब है कि टाइम पीरियड कितना हो गया उसका। ठीक है, लॉन्गर एग्जिस्टेंस बिल्डअप ट्रस्ट, जितना लंबा आपके बिजनेस का टाइम पीरियड होगा उतना ही क्या होगा, आप बिल्डअप ट्रस्ट कर पाएंगे, ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे किसके अंदर, मार्केट के अंदर। देखो जो भी हमने यानी कि आप लोग हैं, आपके आसपास बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होंगे जो बड़े फेमस हैं भी। ठीक है, चाहे किसी पॉलिटिशियन की बात कर लीजिए, या कोई बिजनेस होगा आपके आसपास कि वो बिजनेस बड़ा फेमस है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारे एरिया के अंदर, जैसे कैथल में है कि सैनी के समोसे बहुत फेमस है, तो एक दिन में तो फेमस ना होगी ना, तो उसको क्या है, बड़े लंबे टाइम पीरियड लगा होगा, मतलब उसने एक बहुत लंबे टाइम तक कुछ क्वालिटी प्रोवाइड की, कुछ स्पेसिफिक जो उसकी उसने यूज किया होगा, चाहे वो टेस्ट है या कुछ भी चीजें उसने क्वालिटी प्रोवाइड की, उससे क्या है उसका नाम बहुत अच्छा होगा। अब जो एक अननोन बंदा है जो मतलब नॉर्मली वहां से जा रहा है, तो वो क्या है, प्रेफरेंस किसको दे रहा है, उसी को दे रहा है। और जब वो प्रेफरेंस उसको देंगे इस तरीके से बहुत सारे लोग, तो क्या होगा आपकी, अब जितना लंबा टाइम उसको होगा तो उतना लोगों का ट्रस्ट उसके अंदर बढ़ेगा। अब पहले दिन से तो उसके समोसे का ये नहीं कह सकते भी लोगों ने इतना नाम सुन लिया होगा, जब लोग उसके साथ जुड़े हैं, उन्होंने यूज किया उसके प्रोडक्ट को बार बार, फिर वो रिपीट कर रहे हैं, उन्होंने और लोगों को बढ़ाया बताया, फिर वो और कस्टमर आ रहे हैं, तो जितना लंबा टाइम उसने लिया उतने ही क्या है उसकी गुडविल ज्यादा होगी, जितना नया बिजनेस होगा उसकी गुडविल कम होती है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें भी, एडिक्वेट कैपिटल स्पोर्ट ग्रो, जितने अगर आपके पास एडिक्वेट कैपिटल, देखो कई बार क्या होता है बहुत छोटे लेवल पे आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती, क्योंकि उसका कारण क्या होता है भी कि आपके जो कॉस्ट हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट होगी। अब देखो नॉर्मली हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल के अंदर क्या है 500 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल। ठीक है, हेड तो रखना पड़ेगा प्रिंसिपल। जैसे ही अगर स्कूल की स्ट्रेंथ 2000 है, फिर भी क्या करना पड़ेगा, एक ही प्रिंसिपल काफी है हमारे पास। बात तो बराबर ही है ना। अगर मैं इसको उसकी कॉस्ट को, जो प्रिंसिपल की कॉस्ट आएगी या सैलरी आएगी, उसको अगर मैं पर स्टूडेंट के हिसाब से डिवाइड करूं तो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा आएगी, यहाँ पे कम आएगी। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसी कॉस्ट होती है भी, जो क्या है जब जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारी वो कॉस्ट डिक्रीज होती है और हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। इसलिए क्या है, जितनी ज्यादा कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतने आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं और आपकी गुडविल ज्यादा बढ़ेगी। कंपेटिटिव एज की बात करें तो यूनिक एडवांटेज मिल जाते हैं, इंक्रीज द वैल्यू। अगर आपके पास मार्केट में कोई कंपटीटर ही नहीं है, मोनोपोली है आपकी, तो क्या होगा, तो आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे, सेल ज्यादा होगी। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो भी आपकी सेल डिक्रीज हो सकती है, आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वालिटी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ऑफर आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट कम ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। प्रॉफिट का ही रिलेशन आपका गुडविल के साथ होता है। बट अगर कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में, आपकी मोनोपोली है, दूसरा कोई है ही नहीं प्रोड्यूसर, फिर तो आप अपने हिसाब से बेचोगे, और जितना आप ज्यादा प्राइस आपको मिल रहा है, प्रॉफिट आपके ज्यादा हो रहा है, तो आपकी गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। फेवरेबल अगर हमारे फेवर में पॉलिसी बनाई गई है, जैसे हमने पीछे भी बात की थी यहाँ पे मार्केट कंडीशन के अंदर भी, अगर सरकार हमारे फेवर में जैसे उस पर टैक्स डिक्रीज कर दे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होगी तो हमारे प्राइस कम कर देंगे हम उसका, तो उससे डिमांड बढ़ जाएगी। अगर सरकार की अनफेवरेबल पॉलिसी है, सरकार टैक्स लगा देती है, तो वो चीजें हमारे अनफेवरेबल है। या कुछ चीजें क्या होती है, कई बार क्या होता है हम बिजनेस कर रहे हैं और सरकार कोई ऐसा एक्ट पास कर दे जिससे हमारा बिजनेस इलीगल हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा तो बिजनेस ऑफ हो गया, और जैसे बिजनेस ऑफ हुआ तो उससे क्या हुआ, अभी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट कम बंद हो गए, तो गुडविल तो है ही नहीं। जैसे अगर एग्जांपल करें, बहुत बार होता है कि लीगल बिजनेस इलीगल हो जाता है, जैसे सरकार का शराबबंदी कर देना। अब सरकार ने किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के अंदर शराबबंदी कर दी, तो उससे तो पहले तो सरकार उसको परमिशन दे रही थी ना, वो लीगल बिजनेस था, लेकिन जैसे सरकार ने उसको बैन कर दिया, इलीगल की कैटेगरी में आ गया, तो वो क्या होगा, वो एकदम से बिजनेस के लॉस होंगे, तो उसके होगा वो अनफेवरेबल पॉलिसी के अंदर आ जाता है। और अगर वहां पे सरकार उसको बैन ना करके उसकी एडवर्टीजमेंट कर दे तो क्या होगा, वो सर उसके फेवर में आ जाएगा, उनकी सेल बढ़ जाएगी। तो ये था आपके पास गुडविल के फैक्टर्स बहुत सारे जो आपकी गुडविल को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर हमने पढ़े भी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी गुडविल्स की जो मोस्टली चीजें हैं कि हमारा
इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ी गुडविल क्या होती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, या फिर इसका वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। ठीक है, तो एक बार अगर हम देखें इस चैप्टर की पूरी समरी जितना हमने अभी डिस्कस किया थ्योरी के अंदर, तो क्या क्या पढ़ा अभी? रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि आपकी जो फर्म्स है उसका जो एग्रीमेंट था वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जो रेशियो थी आपकी वो चेंज हो रही है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट विदाउट डिसोल्यूशन, यानी कि आपने एग्रीमेंट तो चेंज कर दिया, आपने रेशियो तो चेंज कर दी, वो चाहे रेशियो चेंज है, चाहे एडमिशन का केस है, चाहे रिटायरमेंट का केस है, चाहे डेथ का केस है, या अमालगमेशन है, आपकी रेशियो तो चेंज होगी, बट क्या है, विजन्स आपको कंटिन्यू चल रहा है। एक तो ये चीज हमने पढ़ी। गुडविल के बारे में हमने पढ़ा कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है जो आपकी किसको रिफ्लेक्ट करती है, आपकी रेपुटेशन को इफेक्ट करती है, आपकी एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करती है, कि आपकी दिखाते हैं कि आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। और ये कब आपकी वैल्यू एट द रिकॉन्स्टिट्यूशन इवेंट, कब ये वैल्यूड की जाएगी? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन आपके हैपन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब या तो रेशियो चेंज करोगे, या एडमिट करोगे किसी पार्टनर को, या रिटायरमेंट दोगे, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। इन केस में क्या किया जाता है, इसको वैल्यूड किया जाता है। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो की बात करें। सैक्रिफाइस क्या होता है कि हमने छोड़ देना, तो जिस रेशियो के अंदर जो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसको सैक्रिफाइस रेशियो करेंगे। और जो दूसरा पार्टनर उसको ले रहा है, अचीव कर रहा है, अपने शेयर को गेन कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू था, गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड था। ठीक है भाई, और क्या पढ़ा था? वैल्यूएशन फैक्टर की बात कर रहे थे। वैल्यूएशन फैक्टर्स यानी कि यहाँ पे वैल्यूएशन फैक्टर्स मैनेजमेंट, लोकेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं भी जो आपकी गुडविल को क्या करते हैं भी वैल्यूएट करते हैं, मतलब किस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो आपकी गुडविल को इफेक्ट करते हैं, वो भी हमने पढ़ा। तो मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, जितनी ज्यादा एफिशिएंट होगी मैनेजमेंट उतनी ज्यादा गुडविल होगी। लोकेशन पे डिपेंड करता है, जहां प्राइम लोकेशन होगी वो ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। लोकेशन आपकी अच्छी नहीं है, बेस्ट लोकेशन नहीं होगी, तो वहां पे कस्टमर कम अट्रैक्ट होंगे और कस्टमर वहां पे जा ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी आपके पास कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, कस्टमर रिपीट होंगे, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, लॉयल्टी इंक्रीज होगी, जिससे आपके सेल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, कंपटीशन है तो सेल गुडविल की वैल्यू कम, कंपटीशन नहीं है तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा। एंड मार्केट कंडीशन की बात करते हैं। मार्केट कंडीशन क्या होता है? इन्फ्लेशन या डिप्रेशन। जब आप बहुत मतलब अच्छी मार्केट कंडीशन से प्रॉफिट हो रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को, यानी पूरी ही इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। पूरी ही इकोनॉमी डिप्रेशन में है, बहुत ही डिफ्लेशन है हमारे पास, डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होगा, तो आपकी जो बिजनेस है वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे कोविड-19 आएगी, कोविड-19 के अंदर क्या था, सारा ही देश एक तरीके से बंद हो गया था, तो हमारी पूरी ही इकोनॉमी डाउन थी ना, तो हमारा अगर इंडिविजुअल बिजनेस की बात करेंगे तो वो भी अपने आप ही बंद होगा। और अगर ग्रो कर रही है पूरी इकोनॉमी तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो वो आपके हाथ की कंडीशन जो है मार्केट की, कलेक्टिवली डिटरमाइन गुडविल वैल्यू। ये सारी चीजें मिलके है ना, ये सारी चीजें मिलके ही क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, गुडविल की वैल्यू का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लासेज के अंदर, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने थ्योरी डिस्कस की। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, नई कंसेप्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।